नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना और मैं हूं प्रीति नहार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चीनी घुसपैठ को लेकर रक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट से हटाया दस्तावेज। रक्षा मंत्रालय ने माना था चीनी सेना ने भारतीय सीमा में किया है घुसपैठ। कांग्रेस बोली सच छिपाने की कोशिश कर रही है सरकार। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा क्यों झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। बोले मैंने सरकार को किया था आगाह। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बीएसपी की याचिका का किया निपटारा। डिवीजन बेंच ने कहा सिंगल बेंच करे स्टे पर सुनवाई। 11 अगस्त को सिंगल बेंच में होनी है सुनवाई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। किसानों की समस्या से निपटने के लिए कृषि कैबिनेट का गठन। मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री शामिल। और रिजर्व बैंक ने किया नई मौद्रिक नीति का ऐलान। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। कहा नेगेटिव रहेगी जीडीपी ग्रोथ रेट। रक्षा मंत्रालय ने चीनी घुसपैठ से जुड़े दस्तावेज अपनी वेबसाइट से हटा दिया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया था कि मई महीने में चीन लगातार एलएसी पर अपना अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है। साथ ही भारतीय सीमा में घुसपैठ और भारतीय जमीन पर कब्जे की बात भी कही थी। रक्षा मंत्रालय ने जो दस्तावेज जारी किए थे उसके मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर घुसपैठ कर ली थी। 17-18 मई को चीन ने नॉर्थ हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 के पास कोग्रंग नाला, गोगरा और पेंगोंग के उत्तरी किनारे के इलाकों में घुसपैठ कर ली थी। ये दस्तावेज रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ के लिए भारत की तरफ से ट्रांसग्रेशन अतिक्रमण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 5-6 मई को पेंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर विरोधी सैनिकों के बीच पहली झड़प के बाद हुए सैन्य टकराव के बाद से किसी भी आधिकारिक बयान या दस्तावेज में ट्रांसग्रेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई के अंत में एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा था कि चीनी सैनिकों की एक बड़ी संख्या पहले की तुलना में थोड़ा आगे आ गई थी, लेकिन यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया गया था कि इसकी इस तरह से गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि जैसे चीनी सैनिकों ने एलएसी के भारतीय इलाके में प्रवेश किया हो। अब इसे लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सच को छुपा रही है। तो ये भी कहना चाहता हूं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने सुबह ये डाला था उसको दोपहर तक के हटा लिया गया। तो ये जो डाउनलोड किया कुछ साथियों ने और अब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको हटा लिया, तो ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि सुबह डाल करके उसके बाद में उसको हटा दिया गया। प्रधानमंत्री को क्या अब ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 4 जुलाई को जो डाला है, जो जून महीने का पूरा उन्होंने एक ब्यौरा दिया है, तो क्या वो सच है? क्या प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सच है, या जो इसको हटा दिया गया है उसके बदले सच क्या है? ये हम सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं हमारे भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, डिफेंस मिनिस्ट्री से कि ये सच क्या है। चीनी घुसपैठ को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा है कि पीएम मोदी क्यों झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद यह हमला बोला है। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। वो इसे लेकर खास तौर पर ये जो वीडियो जारी हुआ है इसको लेकर अब हमला कर रहे हैं। साथ ही सरकार पर झूठ लगातार बोलने का आरोप लगा रहे हैं। अब जब रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज से ये साफ हो गया है कि चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ किया था और कई इलाकों में अब भी चीनी सेना का कब्जा बरकरार है, फिर उन्होंने हमला बोला, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आपको यहाँ पर बता दें कि गालवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जांबाज शहीद हो गए थे। भारत चीन विवाद के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से 4 से 6 सैटेलाइट की मांग की है, ताकि चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। भारत और चीन के बीच
करीब 4000 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कड़ी नजर रखने के लिए सैटेलाइट की मांग की गई है, ताकि विरोधियों का हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। बताया जा रहा है कि चीन ने एलएसी के पास 40,000 से ज्यादा सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है। एलएसी पर पिछले 14 हफ्ते से जारी तनाव को हल करने की कोशिशें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। चीन भारत के बीच 5वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत में भी समस्या का हल नहीं निकला। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भारत ने चीन की मांग को ठुकराते हुए पैंगोंग से भारतीय सेना के पीछे हटने से इनकार कर दिया है। कमांडर स्तर की बैठक में चीन ने ये मांग की थी। भारत ने अपना इरादा बीजिंग को बता दिया है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के कमांडरों की बातचीत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटने की जिद पर अड़ी हुई थी और उसने भारत को पीछे हटने के लिए कहा था। वार्ता के 2 दिन बाद मंगलवार को चीन स्टडी ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें वार्ता की समीक्षा की गई। सेना को यह बताने के लिए कहा गया कि पैंगोंग में आपसी और सम्मान असहमति का प्रस्ताव भारत के लिए स्वीकार नहीं था। सूत्रों के मुताबिक अब भारत का अगला कदम औपचारिक रूप से चीनी प्रतिक्रिया मिलने और सरकार के भीतर विचार विमर्श के बाद तय किया जाएगा। इस बीच सेना को एलएसी पर लंबे वक्त के लिए तैयार रखने के लिए कहा गया है, जिसमें करीब 35,000 सैनिकों की तैनाती भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा लाने की पाकिस्तान की कोशिश फिर नाकाम रही है। कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा के लिए चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई थी। हालांकि ये बैठक बेनतीजा रही। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति के मुताबिक सुरक्षा परिषद के कई सदस्यों ने जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा बताया और इसके समाधान के लिए शिमला समझौते को महत्व पर जोर दिया। चीन ने एनी अंदर बिजनेस के तहत बुधवार को जम्मू कश्मीर मामले पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई थी। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि अमेरिका ने यह बात उठाई और परिषद के कई सदस्यों ने इसका समर्थन किया कि कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में चर्चा के लिए नहीं है और ये भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है। इसी बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है और चीन को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। भारत चीन विवाद के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भाई हैं। दरअसल उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले के उस ट्वीट को रिट्वीट किया है, जिसमें साकेत गोखले ने खुलासा किया कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने चीनी सरकार से जुड़ी कंपनी को 1 करोड़ 15 लाख रुपए दिए थे। इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वो कंपनी है जिस पर हाल ही में सरकार ने बैन लगाया है। अपने ट्विटर में #चीन निर्भर बीजेपी भी लिखा है। आपको बता दें कि साकेत गोखले ने ही पिछले दिनों खुलासा किया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने प्रचार का जिम्मा बीजेपी की कंपनी को दिया था, जिस पर बाद में चुनाव आयोग को सफाई तक देनी पड़ी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज की नज़रबंदी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सैफुद्दीन सोज साहब ने भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। उनके साथ कैदी जैसा व्यवहार करके बीजेपी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सैफुद्दीन सोज साहब ने भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनके साथ कैदी सा व्यवहार करके भाजपा सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है। जम्मू कश्मीर में 1 साल से तानाशाही कायम है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। आपको बता दें कि सैफुद्दीन सोज एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे आज़ाद नहीं हैं बल्कि नज़रबंद है। साथ ही पुलिस वाले के रोकने की तस्वीर भी सामने आई थी। यहाँ पर आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज सिन्हा अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। बुधवार शाम को गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब गुरुवार सुबह राष्ट्रपति भवन की ओर से मनोज सिन्हा की नियुक्ति का ऐलान किया गया।
बता दें कि 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा जाने का 1 साल पूरा हुआ और इस बीच बुधवार शाम को अचानक जीसी मुर्मू के इस्तीफे की खबर भी आई। मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति ने भी तत्काल स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक जीसी मुर्मू को सीएजी का पद मिल सकता है क्योंकि ऑडिटर राजीव महर्षि 8 अगस्त को 65 साल के हो जाएंगे और इसलिए सरकार जल्दबाजी में है। जीसी मुर्मू को सीएजी बनाने की प्लानिंग चल रही है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाए जाने का स्वागत किया है। देखिए, मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनने पर बहुत बधाई और प्रधानमंत्री जी का आभार, क्योंकि वो बेहतरीन इंसान हैं। मनोज सिन्हा जी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बेहतरीन सांसद रहे हैं और बेहतरीन मंत्री रहे हैं। और वो जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की धारा को और तेज़ी से बहाने का काम करेंगे और जम्मू कश्मीर को टूरिज़्म का हब बनाएंगे। और वो इतने अच्छे से हर काम जो उनको दिया गया है उसको सफलता से उन्होंने किया है। उनको बहुत बहुत बधाई। यूनिट टेरिटरी में जो नई यूटी बनी है, इसमें एक ऐसे आदमी की भी ज़रूरत है जिसको एक्सपीरियंस भी हो। हम ये नहीं कहते हैं कि हम मुर्मू साहब को भी मिस करते हैं, क्योंकि उन्हें भी बड़े काम किए। खास करके उनका जो रोल था स्पेशली विंटर्स में, या इस बार भी जो उन्होंने काफ़ी कोविड के होते हुए भी जो रोड्स में ऑप्टिमाइज हुए, बाकी डेवलपमेंट्स वर्क हुआ, ज़रूर जम्मू कश्मीर के लोग उनको मिस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। लेकिन जहाँ तक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर का सवाल है, उनको भी हम वेलकम करते हैं। राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने उम्मीद जताई है कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में शांति और प्रगति के लिए काम करेंगे। Well, that's all right. I believe that this was a difference of opinion on the question of 4G. But I only hope that the next Lieutenant Governor will be as generous, because if we have to establish perfect peace and harmony, it's important that the means of communication be broadened. वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर द डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है।
रुक करते हैं खबरों का। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच बीएसपी के विधायकों के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी 6 विधायकों को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे और कोर्ट ने नोटिस 8 अगस्त तक तामील करवाने के लिए कहा है। इसकी जिम्मेदारी जैसलमेर के जिला जज को दी गई है। साथ ही नोटिस को बाड़मेर और जैसलमेर के अखबारों में प्रकाशित करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच 11 अगस्त को फिर इसमें बहस होगी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए स्पीकर की मंजूरी के आदेश को सिंगल बेंच में देने की चुनौती रखी है। इस पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर, सचिव और बीएसपी के 6 विधायकों से जवाब मांगा था। बीएसपी ने अपील की है कि जब तक मामला कोर्ट में रहे तब तक 6 विधायकों को फ्लोर टेस्ट में किसी के पक्ष में वोट नहीं डालने के लिए कहा जाए। कि 11 तारीख को जब एकल पीठ के समक्ष मामला रहेगा तो वो एकल पीठ 11 तारीख को स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड करे, इसके निर्देश दिए हैं। और मुख्य रूप से जैसलमेर डीजे को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो सर्विस इफेक्चुएट कराएं, ज़रूरत पड़े तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को की सहायता ले लें। और जो अपीलेंट है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर और जैसलमेर एडिशन के अंदर इन नोटिस को छपवाएं। ये माना जा सकता है कि हमारी जो मेन प्रेयर थी वो तामील से संबंधित थी। अब माननीय लर्नर सिंगल बेंच जो है उस पर आगामी स्टे के लिए कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर जयपुर संवाददाता रामस्वरूप लामरोड ने बीएसपी के वकील दिनेश गर्ग से बात की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा विधायक मदन दिलावर और बीएसपी की तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उनकी यहां पर निस्तारण आज हो गया है। दिनेश जी एडवोकेट हैं बसपा की तरफ से। दिनेश जी, क्या रहा आज की हाईकोर्ट के निर्देशों में? हाईकोर्ट ने 2 डायरेक्शन दिए हैं, 3 डायरेक्शन दिए हैं रादर। पहला डायरेक्शन ये है कि जो एकल पीठ में याचिका लगाई थी जिन पर 6 विधायकों पर तामील होना संभव नहीं प्रतीत हो रहा था, उसके लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि स्पेशल मैसेंजर जयपुर हाईकोर्ट से एक नोटिस लेके जाएंगे और वो तामील कराएंगे। डीजे जैसलमेर को हिदायत दी गई है कि वो तामील सुनिश्चित करें 6 विधायकों पे, और अगर तामील कराने में कोई दिक्कत आती है तो और उनको आवश्यकता फील होती है तो एसपी कंसर्न जो जैसलमेर के हैं उनकी सहायता ली जा सकती है तामील कराने के लिए। दूसरा डायरेक्शन ये दिया गया है कि जैसलमेर बाड़मेर जो एडिशन निकलता है न्यूज़पेपर का, उसमें पेपर पब्लिकेशन के द्वारा भी उन पर तामील कराई जा सकती है। और तीसरा, माननीय एकल न्यायाधीश को निवेदन किया गया है कि वो 11 तारीख को दोनों पक्षों को सुनकर जो भी स्टे एप्लीकेशन पर उचित आदेश हो वो पारित करें। मतलब आपकी जो इस तरफ से जो मांगे थी वो सारी हो गई है आज पूरी? हाँ, ये कहा जा सकता है। मेन समस्या तामील की थी, वो बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि जो बाड़ेबंदी में रख रखे हैं उन पर तामील संभव नहीं थी, कोई नहीं करा सकता जब तक कि आज माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उसी से संभव हो पाएगी। वो कोई टाइमलाइन दी है कि इस तारीख तक कराना है? 8 अगस्त को 8 अगस्त तक तामील करवाना है। और जो एकल पीठ के लिए क्या कहा है, जो क्योंकि 11 में सुनवाई होनी है, 11 तारीख को सुनवाई करेंगे, दोनों पक्षों को सुनकर जो भी उचित आदेश हो वो पारित करेंगे। बिल्कुल, ये एडवोकेट दिनेश गर्ग साहब हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि 11 तारीख को जो है दोबारा जब एकल पीठ में सुनवाई होगी तब इस मामले को सेम डे जो है इसका निस्तारण होना चाहिए। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने भोपाल में सिटी बस खरीदने में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने अपनी चिट्ठी के साथ भोपाल के रहने वाले कैपिटल रोडवेज के डायरेक्टर चरणजीत सिंह गुलाटी का आवेदन भी अटैच किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चरणजीत सिंह गुलाटी ने भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड में 12 करोड़ रुपए की सिटी बस खरीदने जाने की घोटाले की शिकायत आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में 10 अगस्त 2016 को की थी। भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में संबंधित ये शिकायत पिछले 4 सालों से ईओडब्ल्यू में जांच के नाम पर पेंडिंग है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कैपिटल रोडवेज के डायरेक्टर गुलाटी ने शिकायत में बताया कि किस तरह भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के अधिकारियों ने 24 लाख रुपए की बाजार कीमत वाली 3 साल पुरानी बसें 2013 में 7 लाख रुपए में खरीदकर बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इस मामले की जांच कई सालों से ठंडे बस्ते में है। शिकायत के मुताबिक नगर निगम के अधिकारियों ने जिस फर्म से बसें खरीदी हैं उससे 35 लाख रुपए प्रति बस ज्यादा भुगतान कर करीब 7 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि इस शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और घोटाला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
भारतीय रेलवे पहली बार किसान स्पेशल की शुरुआत करने जा रही है। शुक्रवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। यह ट्रेन देवलाली से सुबह 11 बजे खुलेगी और 31 घंटे 45 मिनट का सफर तय करने के बाद शाम 6:45 पर पटना के दानापुर पहुंचेगी। ये ट्रेन नासिक रोड, मनमत, जलगांव, भूसावल, बुरहानपुर, खांडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज, छेकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और बक्सर रुकेगी। शुरुआत में यह ट्रेन साप्ताहिक चलेगी, बाद में डिमांड के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है। सेंट्रल रेलवे ने सभी किसानों, एग्रीगेटर्स, मार्केट कमेटी और लीडर्स से आग्रह किया है कि वे इस ट्रेन की सर्विस का लाभ उठाएं। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की पाटन तहसील का मेहगांव कई सालों से रोड के लिए तरस रहा है। आजादी के बाद से अब तक गांव के लोगों की किस्मत बदल नहीं पाई है। गांव के लोग अपने पास के गांव में गाड़ी खड़ी करके पैदल ही घर आते हैं। गांव में किसकी तबीयत जब खराब हो जाए तो अस्पताल ले जाने में काफ़ी परेशानियां लोगों को होती हैं। पास ही के गांव में बने स्कूल जाने के लिए भी बच्चों को तमाम अड़चनें आती हैं। गांव वालों ने कई बार अधिकारियों से सड़क बनवाने की गुजारिश की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। बारिश के मौसम में अगर किसी का निधन हो जाए तो पूरे शव को शमशान घाट तक ले जाना भी दूभर हो जाता है। सरकार ने कभी इसकी तरफ देखा भी नहीं। राजनेता आते थे इलेक्शन के टाइम पे, बड़े बड़े वादे करके जाते थे कि हमारा पोलिंग बूथ जिताइए, हम आपको रोड बना के देंगे, और उनसे हम लोगों ने कभी कोई मांग नहीं की थी, सिर्फ रोड की। और उसके अलावा उन्होंने कोई विकास नहीं किया। आते थे इलेक्शन जीत के, उसके बाद से उनका आना जाना बंद हो जाता था टोटल। रायपुर में लॉकडाउन को जारी रखने के संबंध में जिला प्रशासन ने फैसला ले लिया है। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में हालात को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट को खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जारी हुई नई गाइडलाइन के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 6 दिन ही दुकानें खुलेंगी। रविवार को सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। व्यापारी संगठनों ने इसमें अपनी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि आज कलेक्टर एस भारतीदासन और एसपी अजय यादव के साथ व्यापारी संगठनों की 1 घंटे की बैठक हुई, जिसमें कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। ये 15 डेज आप लोगों ने जो हमें जो साथ दिया है, आने वाले समय आप सबकी जो परेशानियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो मीटिंग में निर्णय लिए हैं, उसी बेसिस पे हम लोगों ने ये निर्णय पे पहुँचे हैं। सभी से ये अनुरोध रहेगा, सब अपने जो निजी सुरक्षा को देखें, मास्क अनिवार्य रूप से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रूप से पालन करें, ताकि आपके जो परिवार सकुशल रह सकें और देयर बाय द समाज। राजस्थान में जैसलमेर का सूर्यगढ़ होटल इन दोनों काफ़ी चर्चा में है और इसकी वजह यह है कि यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट वाले विधायक रुके हैं। कांग्रेस के विधायक आज कल इसी होटल से ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते दिखाई देंगे। कांग्रेस विधायकों के त्यौहार भी आजकल जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में ही मनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को कजरी तीज का त्यौहार भी मनाया गया। कजरी तीज के मौके पर कांग्रेस की महिला विधायकों ने अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दौड़ती हुई मुंबई की रफ्तार आफत की बारिश ने पूरी तरह से रोक दी है। मुंबई में बारिश और तूफान ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। बुधवार को मुंबई में इस सीजन की सबसे ज़्यादा बारिश हुई। इस बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग और बीएमसी की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि हालात पूरे शहर में ख़राब है। कोई भी कहीं पर भी फंस सकता है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर 1 किलोमीटर के एरिया में भारी जल जमाव है। सड़कें समंदर बन गई हैं। हालात ये हैं कि गाड़ियां तैर रही हैं। भारी बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार थाम दी है। तूफान की वजह से कई बिल्डिंगों की छत तक उड़ गई है। मुंबई में तेज बारिश होने के कारण ट्रेन के ट्रैक पर भी पानी भर गया है। इसमें 2 लोकल ट्रेनें फंस गई हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमों ने 290 लोगों को रेस्क्यू किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, ठाणे, पालघर में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई में कई जगहों पर हादसे की खबरें हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ की 16 टीमों को मुंबई के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से अस्पतालों में भी लबालब पानी भर गया है। फ्लोर पर भरे पानी के बीच लोगों को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। इन हालातों में अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ लोगों के तक होश उड़ गए हैं। कई अस्पतालों के बाहर कई फीट पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से अस्पतालों की एंट्री पॉइंट पर पाबंदी है। मुंबई में बारिश से बिगड़ रहे हालातों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।